हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में स्टूडेंट्स ये हमारा दूसरा पार्ट है, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ऑलराइट, हाफ ऑफ द क्वेश्चंस इन द लास्ट वीडियो पार्ट 1 वर ऑलरेडी सॉल्व्ड. रिमेनिंग क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज स्टूडेंट्स. ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज. कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट. स्टूडेंट्स, सोडियम एसीटेट का मास कैलकुलेट करने को बोला हुआ है. रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन. मोलर मास भी देके रखा हुआ है. द मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम पर मोल. ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहले तो इसके अंदर तो पूरा डेटा अवेलेबल ही है. सीधा सीधा हम लोग वैल्यूज रख के वी कैन फाइंड आउट द आंसर. द क्वेश्चन इज एक्चुअली व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, चलिए मोलारिटी लिख देता हूँ. मोलारिटी की फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml. तो स्टूडेंट्स, हियर द क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द मास ऑफ द सॉल्यूट. कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट. Sodium acetate CH3COO being the solute over here. तो molarity into molar mass into VmL divide by 1000 हो जाएगा. तो molarity is given to us, that is 0.375 molar into molar mass of sodium acetate is also given to us in the question students. It is 82.0245 gram per mole. Now VmL is also given, volume of the solution in ml, that is 500 ml divide by 1000. तो स्टूडेंट्स इसको कट कर देते हैं. 500 2 ज़ा, चलिए इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं. 0.375 इंटू 82.0245 डिवाइड बाई 2. तो आंसर होगा स्टूडेंट्स 15.379. तो अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख देता हूँ 15.4 के आसपास. दिस मच ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट विल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सीधा साधा मोलारिटी का फॉर्मूला लगाना है, नथिंग एल्स. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स, यहाँ पे बाकी के जो क्वेश्चंस है पार्ट 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वीडियो के अंदर दे वर ऑलरेडी कवर्ड. तो हम लोग जो पेंडिंग क्वेश्चंस है वही ले रहे हैं. चलिए तो 6th क्वेश्चन ले रहे हैं. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1.41 ग्राम पर ml and the mass percentage of nitric acid in it being 69%. Students, यहाँ पे percentage W by W, mass percentage concentration is given to us. molarity पूछा हुआ है, तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला है. molarity is equal to percentage W by W, mass percentage concentration into density into 10 divide by molar mass of the solute. ठीक है, तो दिस इज़ वन वे ऑफ सॉल्विंग इट. ये थोड़ा फास्टर और ईजियर वे है. दूसरा वे भी हो सकता है, आई विल शो यू दैट वे एज वेल. पहले परसेंटेज W बाई W हम लोग डाल देते हैं. 69% इंटू डेंसिटी इज़ 1.41 इंटू 10 डिवाइड बाई HNO3 का मोलर मास चाहिए होगा, गिन लेते हैं. तो हाइड्रोजन एटॉमिक मास इज़ 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, ऑक्सीजन का है 16. तो 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3, तो ये हो गया 48 प्लस 14 मतलब 52, 62, 63 ग्राम पर मोल हैपन्स टू बी द मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड. तो ये 63 यहाँ पे डाल देते हैं स्टूडेंट्स. तो ये हो जाता है 69 इंटू दिस इज़ 14.1 डिवाइड बाई 63. तो 69 इंटू 14.1 डिवाइड बाई 63 करने से आंसर सीधा आ जाएगा, दैट इज 15.44 मोलर. या फिर मोलर को एज यू नो हम लोग लिख सकते हैं मोल पर लीटर. आपको
दोनों में से जो भी यूनिट ठीक लगे आप वो हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दोनों में से एक लिखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो दिस वे मोलारिटी एक्चुअली कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास एक दूसरा भी मेथड है। तो दूसरे मेथड में हम लोगों को क्या करना है वो ज़रा देखते हैं, इसी के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये तो काम लगेगा ही। ओके, अभी दूसरे मेथड में ऐसा है कि एज वी आर गिवन 69% W/W, इसका मतलब होता है कि 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ऑल राइट बच्चों, हम लोगों ने परसेंटेज W/W को किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, दैट वी हैव लर्नड। तो इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं परसेंटेज W/W को। तो दिस इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, मास ऑफ द सॉल्यूशन है हमारे पास, डेंसिटी इज ऑल्सो देयर। तो ये डेटा का इस्तेमाल करते हुए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड स्टूडेंट्स, क्योंकि मोलारिटी कैलकुलेशन के अंदर डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml हैज़ टू बी टेकन। ऑल राइट, चलिए तो हम लोग यहाँ पे डेंसिटी लगा देते हैं। डेंसिटी इज मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो इससे वॉल्यूम हमको मिल जाएगा, बिकॉज राइट नाउ व्हाट वी हैव इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन। इसको डिवाइड बाय डेंसिटी करने से 100 डिवाइड बाय डेंसिटी इज 1.41। ये ग्राम पर ml में है तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ml में वॉल्यूम मिलेगा। 100 डिवाइड बाय 1.41 कर लेते हैं। सो द वैल्यू विल बी 70.92 ml। स्टूडेंट्स, ये हमको सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम मिल चुका है, तो दिस डेटा इज एक्चुअली क्रूशियल इन कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी। ठीक है, चलिए तो ये डेटा का हमने यूज़ कर लिया, सीधा मोलारिटी की गिनती पे आ जाते हैं। जनरल जो हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला है वही हमको अप्लाई करना है, दैट इज़ मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ द सॉल्यूट जो है दैट इज़ 69 ग्राम। हमने ये जो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन को एक्सपांड किया था उसको यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट करना पड़ेगा, इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास गिन चुके हैं हम लोग 63 इंटू VmL। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml इज 70.92। तो दिस इज 69,000 डिवाइड बाय 63, जो आंसर आया उसको डिवाइड बाय 70.92 करना पड़ेगा। तो आंसर हमारा आ रहा है 15.44। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 15.44 मोलर वुड बी द आंसर ऑफ मोलारिटी। जो हमने पिछली वाली मेथड में किया था उसमें भी यही आंसर आ रहा था। हालांकि वो वाली फॉर्मूला आपको स्पेसिफिकली याद रखनी पड़ेगी। अगर याद आप रख लेते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर यूजुअल आपकी फॉर्मूला जो है मोलारिटी की उसी के साथ सॉल्व करना है तो फिर इस तरह से करना पड़ेगा। ये मेथड थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई वुड सजेस्ट कि MCQ जैसा अगर क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर से वो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा जो पहले हमने बताई। ओके, लेट अस टेक नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ NCERT। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर C12H22O11 in mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make final volume up to 2 liter। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है। मोलारिटी ढूंढने को बोला है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर का मतलब होता है मोलारिटी। अच्छा, मोलारिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे वॉल्यूम आप लीटर में सीधा ले लेते हो तो फिर इसको मतलब आप 1000 को रिमूव करके वॉल्यूम इन लीटर भी लिख सकते हो। मतलब अगर मैं 1000 यहाँ से रिमूव कर दूँ तो ये वॉल्यूम इन लीटर डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है। ठीक है, नहीं तो फिर नीचे वाले को VmL में आपको इसको 2 लीटर को 2000 ml करके लिखना पड़ेगा। आप जैसे भी सोचो तो दोनों तरीके से काम चल सकता है। अच्छा, 20 ग्राम इज़ द मास ऑफ द सॉल्यूट, क्वेश्चन में दे रखा है। मोलर मास ऑफ शुगर,
स्टूडेंट शायद आपको याद होगा दैट द मोलर मास ऑफ शुगर इज़ 342 ग्राम। फिर भी अगर भूल गए तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर देना। NCERT है इसीलिए इसमें सारे स्टेप्स का भी इम्पोर्टेंस है, तो आप जब भी इसको करो तो स्टेप्स लिखना ज़रूरी हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करने पर आंसर जो है आपका आएगा 342 ग्राम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमने मोलर मास भी गिन लिया है 342 ग्राम इंटू वॉल्यूम इन लीटर इज़ 2 लीटर। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है स्टूडेंट्स, तो बस ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो विल गेट द आंसर। तो ये है हमारे पास 20 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 342, तो ये वैल्यू आ रही है 0.029। तो वैल्यू इज 0.029 मोलर, या फिर आप मोल पर लीटर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एज यू विश। मोल पर लीटर का मतलब मोलर ही होगा। ओके, चलिए तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 12th क्वेश्चन है, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, what is the volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? स्टूडेंट्स एक्चुअली यहाँ पे सबसे पहले तो हमको ये फाइंड करना चाहिए कि हाउ मच मास ऑफ मिथेनॉल इज नीडेड। मिथेनॉल आपको पता है दैट मिथेनॉल इज CH3OH। ऑलराइट, तो ये अपना मिथेनॉल है। ऑलराइट, चलिए तो मोलारिटी की फॉर्मूला लगा के हम लोग मास ऑफ मिथेनॉल आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले। तो इन्होंने भले यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है, वो डेंसिटी के ऊपर से ढूंढा जा सकता है। तो मोलारिटी की जो यूजुअल फॉर्मूला है वही लगा देते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास इनटू VmL। ऑलराइट, चलिए मोलारिटी हमारे पास है दैट इज 0.25। मास ऑफ द सॉल्यूट वी वांट टू आइडेंटिफाई। मोलर मास चाहिए होगा, तो स्टूडेंट्स इसका मोलर मास जो है, कार्बन का एटॉमिक मास इज 12, H3 का 3, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 अगेन। चलिए तो ये हो जाएगा 18, 28, 28, 29 और प्लस 3 इज 32 ग्राम। तो 32 ग्राम पर मोल हैपन्स टू बी द मोलर मास ऑफ इट इनटू VmL। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2.5 लीटर की बात है। अगर वॉल्यूम 2.5 लीटर है, इसको मैं ml में लिखना चाहूँ तो 2500 ml लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2500। चलो इसको हम लोग कट कर देते हैं 500 2 और 500 5 के साथ। ऑलराइट, और ये अपना हो जाएगा 16 2 32। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको W मिल जाएगा 0.25, मतलब 1/4 इंटू 16 इंटू 5। तो ये 4 4 16 हो जाएगा, मतलब 5 4 20 ग्राम वुड बी द मास ऑफ मिथेनॉल रिक्वायर्ड फॉर दिस सैंपल। बट स्टूडेंट्स एक्चुअली यहाँ पे हमको सवाल थोड़ा अलग है। सवाल में बोल रहे हैं कि डेंसिटी इज देयर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मिथेनॉल सॉल्यूशन नीडेड। सवाल ऐसा कुछ है, तो इसीलिए ये जो अपना मास है, तो दैट डेटा वुड नॉट बी इनफ। इसको एक स्टेप आगे जाके वॉल्यूम के टर्म्स में गिनना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, इसका मतलब ये होता है वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। हमारे पास जो आंसर है अभी राइट नाउ, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ मास ऑफ मिथेनॉल दैट इज 20 ग्राम डिवाइड बाय इट्स डेंसिटी इज दिस मच। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये डेटा मास का जो है वो ग्राम के फॉर्म में है, और ये डेंसिटी जो है दैट इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर के टर्म्स में। आप जानते हैं कि 0.793 इंटू 10⁻³ ग्राम, और 1 लीटर का मतलब होता है 10⁻³ ml। तो ये 10⁻³ कैंसिल करूँ तो 0.793 ग्राम पर ml लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है 0.793 अगर आपको डेटा किलोग्राम पर लीटर में दिया है या फिर इट इज़ इन ग्राम पर ml, डजेंट मेक एनी डिफरेंस।
तो ये ग्राम पर ml में कन्वर्ट करके हमने यहाँ पे लिख दिया ग्राम पर ml। चलिए 20 डिवाइड बाई 0.793 करना होगा, 20 डिवाइड बाई 0.793, तो वैल्यू जो है वो आ रही है 25.22। ठीक है, तो 25.22 ml इतना हमको मिथेनॉल का सॉल्यूशन चाहिए होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन में डेंसिटी के ऊपर से उन्होंने थोड़ा वॉल्यूम के बारे में बात की है, तो आप यूजुअली जैसे मास ढूंढते हो वैसे ढूंढ लीजिए और उसके ऊपर से बाद में वॉल्यूम गिना जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नंबर 13, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये प्रेशर का डेफिनेशन है ऑफ द सरफेस। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज एज शोन बिलो। 1 पास्कल मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज गिवन टू यू, इट इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेट प्रेशर इन पास्कल। ठीक है, पास्कल में यहाँ पे प्रेशर आइडेंटिफाई करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग ये बात जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली टू द सरफेस एरिया, यूनिट सरफेस एरिया, तो ये बात है। अच्छा, यहाँ पे एयर जो है उसके ऊपर फोर्स मतलब जो उसका वेट है वो दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको ऐसे टर्म्स में इसलिए लिखा स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ द एयर का डेटा जो है दैट इज गिवन टू यू इन दिस टर्म ओनली, इट इज़ 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मास अपॉन एरिया ये चीज़ हमको दे रखी है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू जी। स्टूडेंट्स, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप जानते हैं, आपने काफ़ी बार फिजिक्स के अंदर यूज़ किया होगा, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है बिकॉज इट इज़ एक्सेलरेशन। अच्छा, अभी यहाँ पे पास्कल जो है दैट हैपन्स टू बी द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, जो ग्राम है और सेंटीमीटर है इसको हमको किलोग्राम और मीटर में रिस्पेक्टिवली कन्वर्ट करना होगा। तो 1034 इंटू, चलो ग्राम को किलोग्राम में हम लोग लिखेंगे, इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और सेंटीमीटर आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, तो ये हमको यहाँ पे मिल रहा है, देख लीजिए ज़रा, प्रेशर इज 1034 इंटू 9.8, तो ये मिल रहा है हमको 10133.2। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये पीछे जो है 10⁻³ और ये डिनोमिनेटर में 10⁻² का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए, तो आप देख लीजिए ज़रा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये अपना न्यूटन है, डिवाइड बाय ये हम लोग डिनोमिनेटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स इज़ नथिंग बट इट इज़ पास्कल। ठीक है, पास्कल में ही कन्वर्ट करना था, तो इसको ऊपर ले लेता हूँ मैं -4 वाली पावर को, तो दैट वुड बिकम +4। तो 10,133.2 इंटू 10⁻⁻1 पास्कल। ठीक है, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, 1,01,332 पास्कल, या फिर इसको लिख सकते हैं 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल करके। अब देख लीजिए, आपको जो भी ठीक लगे दोनों में से आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए इस तरह से हमने इसको पास्कल में आंसर ला दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास, हाउ इज़ इट डिफाइंड। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ मास आपको पता है, दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ किलोग्राम। किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ मास। हाउ इज़ इट डिफाइंड, तो इसमें आप दो तरीके से चाहें तो लिख सकते हैं। एनसीईआरटी के अंदर जो सारे यूनिट्स का डेफिनेशन लिखा है वो हम लोग लिख सकते हैं,
या तो फिर हम लोग इसको सिर्फ सिंपली ये कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम मास मतलब कितना मास, तो हमने जो इंटरनेशनल लेबोरेटरी के अंदर 1 किलोग्राम के मास को, वो प्लेटिनम इरिडियम अलॉय वाला जो 1 किलोग्राम मास का सैंपल है, तो दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल सैंपल ऑफ 1 किलोग्राम मेजर। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स? स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर में आपको पता है द फिगर्स इन द रिप्रेजेंटेशन विच आर मीनिंगफुल, इसको हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के वो 4 रूल्स हैं जो हमने लिखे थे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन के भी रूल्स थे, तो वो आप सीधा एनसीईआरटी में से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 17th क्वेश्चन है। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज फाउंड टू बी सीवियरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। स्टूडेंट्स, क्लोरोफॉर्म जो है is actually supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass. ठीक है, 15 ppm by mass, ये टाइप का यहाँ पे कंटेमिनेशन है, this much contamination is there. ओके, तो सवाल है एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज W by W में इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। चलिए, 15 ppm बाय मास, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम सैंपल, दैट इज सॉल्यूशन। मतलब अगर 10⁶ ग्राम जितना सॉल्यूशन ले, उसके अंदर 15 ग्राम जितना क्लोरोफॉर्म का इम्प्योरिटी है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं ppm, क्योंकि ये बाय मास है इसलिए। और ppm पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10⁶। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिस इज द मास ऑफ द सॉल्यूट एंड दिस थिंग 10⁶ ग्राम हैपन्स टू बी द मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये 2 चीज़ें हैं हमारे पास, इसके ऊपर से वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द मास ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे मोलालिटी भी आगे ढूंढना पड़ेगा। चलिए, मास ऑफ द सॉल्वेंट ऐसा हो तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कर लेते हैं। पहले खाली एक ही क्वेश्चन का आंसर लाएंगे, दैट इज परसेंटेज W by W। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट परसेंटेज W by W। सो मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, इसकी सीधी फॉर्मूला है मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। सो मैं ऐसा लिख देता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। स्टूडेंट्स, ये सीधी फॉर्मूला है। मास ऑफ द सॉल्यूट हमारे पास यहाँ पे है 15 ग्राम के जितना, और मास ऑफ द सॉल्यूशन जो है दैट इज 10⁶ ग्राम इंटू 100 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 इंटू, दिस इज 100 मीन्स 10⁻² डिवाइड बाई 10⁶, मतलब 10⁻² - 6, 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस मच परसेंटेज W by W हैपन्स टू बी द परसेंटेज मास कॉन्सेंट्रेशन। ऑलराइट, आप सोचेंगे कि इसका आंसर सर परसेंटेज में होने के बावजूद इतना छोटा सा है, तो ऑफ कोर्स दैट इज वाई ओनली द कॉन्सेंट्रेशन हियर इज रिप्रेजेंटेड इन ppm, बट स्टिल खाली कन्वर्ट करने को बोला था तो हमने कन्वर्ट करके इसको लिख दिया है। तो 15 इंटू 10⁻⁻4 परसेंटेज वुड बी द मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लीजिए, डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। अब ये वाटर सैंपल के अंदर मोलालिटी जो है क्लोरोफॉर्म का वो आइडेंटिफाई करना था, तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में गिन लेते हैं। मोलालिटी की फॉर्मूला हमको पता है, व्हाट इज मोलालिटी? इट इज गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट। क्योंकि आपको पता है कि मोलालिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज नथिंग बट इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए, तो
मास ऑफ द सॉल्यूट। अच्छा, पिछली स्लाइड में आप लोगों ने देखा था कि हमने एक्चुअली पीपीएम के डेटा को इंटरप्रेट करके 15 ग्राम जितना क्लोरोफॉर्म है ऐसी बात की थी, ठीक है। अच्छा, मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो गिन लेते हैं। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन इज 35.5 इंटू 3, 5 3 15, 15 16, 106 प्लस 13, 119.5 gram happens to be the molar mass. 119.5 gram should be the molar mass of the chloroform sample. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग 119.5 भी लिख देते हैं। मास ऑफ द सॉल्यूट इज 15 ग्राम, ऊपर 1000 है। नीचे हमारे पास मास ऑफ द सॉल्वेंट सीधा नहीं है। स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि हमको सॉल्यूशन का जो मास है वो पता है, दैट इज 10⁻⁶ ग्राम, और सॉल्यूट का मास जो है दैट इज 15 ग्राम, ये पता है। तो अभी अगर हमको फाइंड करना हो मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो आपको पता है कि मास ऑफ द सॉल्वेंट ढूंढने के लिए सॉल्यूट के मास को सॉल्यूशन के मास में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास है दैट इज 10⁻⁶, माइनस मास ऑफ द सॉल्यूट हमारे पास 15 ग्राम है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको हम लोग समझें तो दिस इज 10 लाख एंड दिस इज जस्ट 15। सो अगर सब्ट्रैक्शन किया जाए तो इट बिकम्स 9,99,985 ग्राम। स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁶ ग्राम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट में भी 10⁻⁶ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा। तो 15 डिवाइड बाई 119.5, ठीक है। चलिए, तो वैल्यू जो है इसका वो आ रहा है 0.1255 इंटू 10⁻, दिस इज 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻⁶ है, तो 3 - 6 करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी -3, ठीक है। अगर आप चाहें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं अपने। राउंड ऑफ कर देता हूँ, इसको मैं ड्रॉप करता हूँ, तो प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो 5 को 6 करके लिखना पड़ेगा। चलो, इसको हमने बढ़ाया है तो पावर को यहाँ पे और कम कर देते हैं, -3 -1 करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो दैट वुड बी द मोलालिटी। ऑल राइट, सो दिस मच मोल पर किलोग्राम हैपन्स टू बी द मोलालिटी। सो 1.26 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर किलोग्राम, राइट, वुड बी द मोलालिटी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो हमने दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में 15 ppm को कन्वर्ट कर दिया है। वी हैव कन्वर्टेड दैट इनटू परसेंटेज W/W, मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, एज वेल एज वी हैव ऑल्सो कन्वर्टेड दैट इनटू मोलालिटी। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 का एक्चुअली जो सेकंड पार्ट है बी वाला, वो हमने किया था, ये बाकी था, ये देख लेते हैं। नंबर 21, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको डाइनाइट्रोजन के कुछ मासेस का आइडिया है, 14 ग्राम 14 ग्राम, 28 28, और ऑक्सीजन के कुछ मासेस के बारे में आइडिया दिया हुआ है। और सवाल है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबोव एक्सपेरिमेंटल डेटा, गिव इट्स स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए दो अलग अलग हमारे पास एलिमेंट्स है, वन इज डाइनाइट्रोजन, अनदर वन इज डाइऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, ऐसा एक लॉ हमने सीखा था, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दैट टू एलिमेंट्स दे कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू गिव मोर देन वन टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है तो इसका स्टेटमेंट ऐसा था कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू गिव डिफरेंट कंपाउंड्स विथ फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, the mass of other element that combines is in the ratio of small whole numbers. Students, इसी चीज़ को यहाँ पे ज़रा हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन का मास हमको 14 अच्छा 28 28 है, अगर मैं इसको 14 लिखता हूँ तो यहाँ पे इसको हाफ करना पड़ेगा। 28 को अगर मैं 14 करता हूँ तो 32 को 16 करना पड़ेगा और 80 को 40 करना पड़ेगा। जैसे मैंने स्टेटमेंट आपको बोला, मल्टीपल प्रोपोर्शन के लॉ में ऐसा स्टेटमेंट था कि विथ फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट द मास ऑफ अदर एलिमेंट दैट कंबाइंस इज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स।
ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये मैंने मास जो है एक एलिमेंट का फिक्स कर दिया है, दैट इज़ 14 ग्राम। तो दूसरे एलिमेंट के जो मासेस कंबाइन हो रहे हैं तो वो आप ज़रा चेक कर लीजिए, इट इज़ 16:16:40 राइट। इसको अगर 16 से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो स्मॉल नंबर्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा 16 से नहीं, इसको हम लोग खाली 8 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए इस हिसाब से ये 16 और ये 40, चलिए 8 से डिवाइड कर देते हैं केवल, क्योंकि 16 से 40 पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, वापस फ्रैक्शन आ जा रहा है। तो 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 8 2 ज़ा 8 5 ज़ा। तो आप देख सकते हैं कि फिक्स्ड मास ऑफ डाई नाइट्रोजन जो हमने 14 ग्राम लिया, उसके साथ जो मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है दैट इज़ इन द रेशियो ऑफ 2:4:2:5, दैट इज़ इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, राइट। तो इसका स्टेटमेंट भी लिखना था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो ऐसा है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन to form more than one compound, then with fixed mass of one element, the mass of other element that combine is in the ratio of small whole numbers। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा अपने पास स्टेटमेंट हो गया कि when two elements combine with each other to form more than one compound, या फिर प्रोडक्ट लिख सकते हैं, then with fixed mass of one element, the mass of other element that combines is in the ratio of small whole numbers। all right students, इसको हम लोग बोलते हैं the law of multiple proportions। all right students, चलिए तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रख लेना है, और एकदम सीधा हिंट है, क्योंकि दो एलिमेंट कंबाइन होके अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो एक एलिमेंट का फिक्स मास जो दूसरे एलिमेंट के मासेस के साथ कंबाइन होता है, वो दूसरे एलिमेंट के मासेस आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स है। तो ये सब देख के हमको पता चल रहा है कि दिस इज नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 23 में लिमिटिंग रिएजेंट की कुछ बात लग रही है। इन अ रिएक्शन A plus B2 gives AB2, identify the limiting reagent and if any in the following reaction mixtures। ठीक है, अगर है तो आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। चलिए सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज 300 एटम्स ऑफ A कंबाइन विथ 200, इसको हटा देते हैं। चलिए A plus B2 gives AB2, ये टाइप का एक चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि विथ 300 एटम्स ऑफ A 200 molecules of B would combine। ऑल राइट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि A and B2 दे combine with each other in the ratio of 1:1। आप सीधा यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री अगर लगा दें तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है। A के 1 मोल एटम्स और B2 के 1 मोल जितने मॉलिक्यूल्स दे कंबाइन विथ ईच अदर एंड दे गिव राइज टू AB2 के 1 मोल मॉलिक्यूल्स। ऑल राइट, चलिए तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? ऑफ कोर्स ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा अपना, एंड दिस वुड बी द एक्सेस रिएजेंट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि विथ 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2, 200 atoms of A would combine out of 300 atoms of A। चलिए तो 300 माइनस 200 कर देते हैं, तो 100 एटम्स जो हैं
atoms of A would remain unreacted, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, तो जो कम है वो मतलब में सीधा हमको आइडेंटिफाई हो रहा है दैट दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मोल की बात है. A प्लस B2 गिव्स AB2. ठीक है, अभी बाकी के जो 5 एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स, इसमें थियरी वाला जो पार्ट है वो मैं ओरली बोलूँगा, वो आप ज़रा अपने हिसाब से लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके. 2 मोल्स ऑफ A प्लस 3 मोल्स ऑफ B. यहाँ पे 2 मोल है अपने पास A का और 3 मोल ऑफ B है, मतलब B2 ही समझना है. चलिए, तो यहाँ पे सीधा देखने से पता चल रहा है रेशियो इज़ एक्चुअली 1:1, मतलब 2 मोल्स ऑफ A जो है वो 2 मोल्स ऑफ B2 के साथ रिएक्ट करेगा. ऑलराइट, तो उसका मतलब ये है कि A वाला जो पार्ट है दैट गेट्स कंज्यूम्ड कम्प्लीटली, सो दिस वुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, हमको सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई ही करना था, तो इसीलिए ये चल जाएगा. ऑलराइट, चलिए, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है A और एक्सेस रिएजेंट जो है दैट इज़ B2. ऑलराइट, चलिए थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज 100 atoms of A and 100 molecules of B. ऑलराइट, चलिए A प्लस B2 गिव्स AB2. स्टूडेंट्स, ये टाइप का इक्वेशन है. अब वो बोल रहे हैं कि A के 100 एटम्स और B2 के 100 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि 1:1 का ही रेशियो है, मतलब 1 मोल A 1 मोल ऑफ B2 के साथ रिएक्ट करता है, या फिर दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि A का एक एटम B2 के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे सीधा ही दिख रहा है कि 100 एटम्स को रिएक्ट करने के लिए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 विल बी रिक्वायर्ड. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पूरा का पूरा जो रिएक्टेंट्स है दे विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके आपको 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ AB2 आपको देंगे. राइट, ये पूरा कंज्यूम हो जा रहा है, कुछ भी बचेगा नहीं, ये भी नहीं बचेगा. तो सवाल ये है कि विच वन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट. स्टूडेंट्स, एक्चुअली दोनों जो रिएजेंट है अगर वो दोनों पूरे कंज्यूम हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली एक कंज्यूम हो जा रहा है और दूसरा एक्सेस में बच रहा है, तो फिर हम लोग इसमें से किसी को भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बोलेंगे. तो इसमें सिर्फ ऐसा लिख देते हैं कि यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, नो लिमिटिंग रिएजेंट. चलिए फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन जरा देखो तो. फोर्थ क्वेश्चन में है 5 मोल्स ऑफ A एंड 2.5 मोल्स ऑफ B. ऑलराइट, चलिए 5 मोल्स ऑफ A एंड 2.5 मोल्स ऑफ B, मतलब B2 के मोल्स है ऐसा समझना है. ऑलराइट, तो सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि AB2 का प्रिपरेशन के लिए एज द रेशियो इज़ 1:1, मतलब 1 मोल A के साथ 1 मोल B2 का रिएक्शन होता है. तो इसका अगर 2.5 मोल है तो इसका भी 2.5 मोल ही यहाँ पे 2.5 मोल ही रिएक्ट करेगा. इसका मतलब है कि A जो है वो 2.5 मोल जितना बिना रिएक्शन के बचेगा. सो दिस इज A इज़ एक्सेस रिएजेंट एंड B2 इज़ लिमिटिंग रिएजेंट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसको किया जा सकता है. तो यहाँ पे अपना लिमिटिंग रिएजेंट है B2. B2 इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. 2.5 मोल्स ऑफ A एंड 5 मोल्स ऑफ B. 2.5 मोल्स ऑफ A एंड 5 मोल्स ऑफ B. इस तरह से है. तो स्टूडेंट्स यू कैन हैव अ लुक एट दिस, ये देख लीजिए ज़रा. अच्छा, यहाँ पे जैसे आपको पता है कि 1:1 के रेशियो में रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब है कि A के 2.5 मोल के साथ ऑफकोर्स B2 का 2.5 मोल ही रिएक्ट करने वाला है. तो दैट मीन्स 5 - 2.5 मोल जितना B2 जो है इज़ लेफ्ट अनरिएक्टेड. ये अनरिएक्टेड बचेगा एंड दिस थिंग इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये पूरा कंज्यूम हो जा रहा है. रिएक्शन में कुछ भी ख़त्म होने के बाद कुछ बचेगा नहीं A का. तो दैट्स वाई दिस इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए तो ऑल 5 पार्ट्स आर डन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th वन. हाउ आर 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 एंड 0.5 मोलर Na2CO3
डिफरेंट, ऑफ कोर्स दे आर डिफरेंट स्टूडेंट्स। एक्चुअली जो मोल होता है वो कंपाउंड का क्वांटिटी दिखाता है, और मोलर जो है वो सॉल्यूशन के अंदर कितना क्वांटिटी है वो दिखाता है। तो ये स्पेसिफिक है सॉल्यूशन के लिए, और ये जो है वो केवल क्वांटिटी है। अच्छा, Na2CO3 का मोलर मास पहले मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। Na2CO3 का सोडियम कार्बोनेट, चलिए सोडियम का एटॉमिक मास आपको याद है, सोडियम का एटॉमिक मास है 23, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। तो ये मैं लिख देता हूँ। तो 48, 60 प्लस 46, तो स्टूडेंट्स 106 ग्राम जो है, 106 ग्राम दैट इज द मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। चलिए, तो सबसे पहला बात उन्होंने पूछा था 0.50 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए, तो 0.50 इंटू मोलर मास इसका है 106, तो 106 और ये हाफ मोल है तो डिवाइड बाय 2 होगा, तो 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट का मतलब हो जाएगा 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ऑलराइट, और अभी दूसरा पूछा था उन्होंने कि 0.5 मोलर, मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर Na2CO3, ये कोई सॉल्यूशन की बात है। तो इसका मतलब होता है कि 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हम लोग करेंगे कि 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, 0.5 मोल इसका मतलब आपने अभी गिना, दैट इज 53 ग्राम। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट in its 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलर का ये मतलब हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितनी अवेलेबिलिटी सॉल्यूट की है वो मोलर से पता चलता है। मतलब बेसिकली मोलर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, और ये जो है मोल केवल क्वांटिटी दिखाता है, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन की बात नहीं चल रही है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये तरीके से मोल और मोलर दोनों डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। Next question is 26th one. If 10 volumes of dihydrogen react with 5 volumes of dioxygen gas, how many volumes of water vapor would be produced? Students, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के बीच में रिएक्शन के बारे में बात है। आप इसको चाहें तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय एवोगैड्रोज लॉ, या फिर आप अगर इसको चाहें तो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड इट बाय स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री के ऊपर से भी इसको समझा जा सकता है। ऑल ऑफ यू नो दैट हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस दे रिएक्ट विथ ईच अदर एंड दे फॉर्म H2O, दैट मीन्स वाटर वेपर्स। चलिए इसको बैलेंस कर देते हैं, दिस वे द इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि विथ 2 moles of H2 gas, 1 mole of O2 gas would react and that would form 2 moles of H2O gas। ठीक है, अभी ये जो मोल वाली बात है उसको वॉल्यूम के टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये भी किया जा सकता है एज पर स्टोइकियोमेट्री या फिर एज पर एवोगैड्रोज लॉ, दैट विद 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड रिएक्ट एंड दिस वुड फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2O। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्वेश्चन में बोला है 10 वॉल्यूम ऑफ डाईहाइड्रोजन। अच्छा, इसका 10 वॉल्यूम चाहिए, मतलब इससे 5 गुना है, तो दैट रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाईऑक्सीजन। अच्छा, इसका भी 5 वॉल्यूम्स की बात है, ये भी 5 गुना है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे H2O जो है उसका वॉल्यूम भी 5 टाइम्स हो जाएगा एज पर एवोगैड्रोज लॉ, या फिर एज पर स्टोइकियोमेट्री यू कैन से 10 वॉल्यूम। तो यही सवाल था कि हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस, तो वी कैन से 10 वॉल्यूम्स। स्टूडेंट्स, 10 वॉल्यूम को आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि 10 लीटर गैस या फिर 10 ml गैस, इस तरह से। वॉल्यूम का मतलब है कि वॉल्यूम का कोई भी यूनिट के टर्म्स में बात चल रही है। ऑलराइट, चलिए, तो ये हो गया अपना 26th वन। नेक्स्ट लेते हैं, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। ठीक है, इथेनॉल C2H5OH,
इन वाटर, इसकी बात चल रही है, इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040. ऑलराइट, एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1. स्टूडेंट्स, इसको भी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, मैं एक तरीका आपको दिखा रहा हूँ. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज गिवन टू यू, इट इज 0.040. इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 4/100. ऑलराइट, और मोल फ्रैक्शन का मतलब तो आपको सीधा पता है. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल मीन्स मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर. ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यही रेशियो में हम लोग इसको ले सकते हैं, क्योंकि हमको रिलेटिव प्रपोर्शन ही आइडेंटिफाई करना है. तो मैं इसको ऐसा समझ सकता हूँ कि 4 मोल मेरे पास इथेनॉल के मोल्स हैं और टोटल मोल्स मेरे पास हैं 100. ठीक है, इट कैन बी कंसीडर्ड दैट फॉर इथेनॉल 4 मोल ऑफ इथेनॉल I have total moles of 100. अच्छा, ये इथेनॉल वाली चीज़ में अगर मैं 4 डाल दूँ, इथेनॉल के मोल्स को 4 डाल दूँ, तो इसके ऊपर से हो जाएगा H2O के मोल्स 100. ये 4 है, इसको खाली साइड चेंज कर दो, -4, दैट इज़ 96 मोल्स. ठीक है, तो हमारे पास 96 मोल वाटर है और 4 मोल्स इथेनॉल है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे सवाल ज़रा देख लीजिए क्या है. द क्वेश्चन इज़ एक्चुअली टू फाइंड आउट मोलारिटी. ठीक है, आपने सबसे पहले तो क्या किया, मोल फ्रैक्शन वाला जो पूरा टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर से थोड़ा आइडिया लगा लिया कि हमारे पास इथेनॉल मतलब सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, एज वेल एज वाटर जो सॉल्वेंट है हमारा उसका कितना है. ठीक है, चलिए, तो इसके ऊपर से मोलारिटी इज़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. यहाँ पे सॉल्यूट है हमारा इथेनॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोल्स ऑफ इथेनॉल हमारे पास ऑलरेडी है. कितने मोल है इथेनॉल के हमारे पास? 4. तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पे स्टूडेंट्स एक कैच है, इन लोगों ने सॉल्यूशन का डेंसिटी या वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और वाटर का डेंसिटी खाली 1 लेने को बोल दिया है. सॉल्यूशन का भी डेंसिटी 1 ही है, इसी तरह से कंसिडर करना पड़ेगा इसको ये डेटा पे सॉल्व करने के लिए. दैट मीन्स वाटर के मेरे पास मोल्स हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ वाटर के जो मोल्स है उसके ऊपर से 96. मास ऑफ वाटर इज मोल्स ऑफ वाटर इनटू इट्स मोलर मास, दैट इज 96 इंटू 18. 8 6 are 56, 72 plus 6 78, 78 plus 5 83 और ये 9 plus 8 17. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मास हमको मिल जाएगा 1736 ग्राम. ऑलराइट, ये हमारे पास मास है. अच्छा, तो मास है एक्चुअली, आप वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर लीटर लेंगे तो उससे हम पता कर सकते हैं डेंसिटी इज़ मास अपॉन वॉल्यूम. क्योंकि वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 होता है, 1 ग्राम पर ml. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पानी के केस में जो उसका मास है ग्राम में, वही उसका वॉल्यूम है ml में. ठीक है, दैट मीन्स 1736 ग्राम वाटर का मतलब हो जाएगा सेम अमाउंट, दैट इज़ 173036 ml ऑफ वाटर. ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि आई हैव 1736 ग्राम ऑफ वाटर मीन्स 1736 ml ऑफ वाटर. तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखना है मुझे लीटर के अंदर, तो इसको 1000 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय दिस. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यहाँ पे हमको वैल्यू जो मिल रही है उसको ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं. ऑलराइट, चलिए, लेट्स कैलकुलेट दिस. 4 डिवाइड बाय 1.736. ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 2.3 मोल पर लीटर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए, तो इस तरह से हम इसका जवाब ला सकते हैं. ऑलराइट, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पे हमने मोलारिटी आइडेंटिफाई किया हुआ है. लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ NCERT एक्सरसाइज. कैल्शियम कार्बोनेट reacts with aqueous HCl
टू गिव CaCl to CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। अच्छा, ये रिएक्शन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वी गेट एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आप आगे भी सीखे हुए हैं जब 10th में थे, छोटे थे तब। अच्छा, तो what mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वेशन एक बार लिख लेता हूँ मैं। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन है विथ 2 moles of HCl दैट गिव्स यू 1 mole ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब यहाँ पे हमारे पास डिटेल में हमारे पास ऐसा है कि 25 ml 0.75 मोलर जितना HCl है। तो आपको ये बताना है कि कितना मास कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि मोलारिटी इज नथिंग बट इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, मोलारिटी को वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में नहीं पर मिलीलीटर में है, तो यहाँ पे मोल मिलने के बजाय मुझे मिली मोल्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.75 को 0.03 इंटू 25 हो जाता है 625 इंटू 3 कर देता हूँ, 5 3 ज़ा 15, 6 + 1 7, 18, ठीक है, ये 181875। अच्छा, 2 डेसिमल कट करना है, इतना मिली मोल मिल रहा है मुझे। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने ml वाला डेटा इस्तेमाल किया है लीटर में कन्वर्ट किए बगैर, तो इंस्टेड ऑफ मोल्स यू विल बी गेटिंग मिली मोल्स। ठीक है, चलिए, तो ये स्टोइकियोमेट्री देखते हुए आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे 2 मोल HCl के साथ 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन होती है। मतलब इसके ऊपर से अगर मुझे मोल्स आइडेंटिफाई करने हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, तो इसके आधे मोल्स मुझे लेने पड़ेंगे। तो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ 18.75 मिली मोल, उसके आधे कितने हुए, दैट इज़ 9 2 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 1 7, 1 5, 7 ज़ा 14, 1 0, 5 ज़ा। सो दिस मैनी मिली मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स, मुझे एक्चुअली क्वांटिटी कैल्शियम कार्बोनेट की आइडेंटिफाई करनी है इन टर्म्स ऑफ मास। तो मास इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास याद होगा, दैट इज़ 100 ग्राम। ना हो तो आप गिन सकते हैं इसको। मोल्स जो है दैट इज़ 9.375 मिली मोल है, तो इंटू 10⁻³ लिखना पड़ेगा, और इसका मोलर मास जो है वो हो जाएगा 100। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये अपना हो गया। दोनों को करेंगे अगर मल्टीप्लाई तो 10⁻³ इंटू 10⁻²। सो -3 + 2 इज़ गोइंग टू बी -1। मतलब 10⁻⁻1 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो मुझे आंसर ये मिलेगा 0.9375 ग्राम। कितना मिल रहा है, 0.9375 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यही सवाल था हमारा कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ इट। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल रहा है 0.9375। अप्रॉक्सीमेटली लिखना चाहें तो 0.94 ग्राम हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो विद दिस 35th वन इज़ डन। आगे, अच्छा, ओके, तो दैट मीन्स वी आर डन नाउ विद द एक्सरसाइज। NCERT एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन जैसे मैंने आपको आगे बताया था, पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने वीडियो का जो पार्ट 1 है उसके अंदर ऑलरेडी किए हुए हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए और वीडियो में हमसे पढ़े, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।